सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि PIA को 3 दिन का रिलीफ मिल गया। यूरोपीय यूनियन ने PIA को 3 जुलाई तक परवाजें ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी है। सेक्रेटरी खारजा के यूरोपीय ममालिक के सफीरों से हंगामी राब्तों के बाद PIA को 3 जुलाई तक बरतानिया और यूरोप में उतरने और ओवरफ्लाइंग की इजाज़त दे दी गई है। आपको बता रहे हैं PIA को 3 दिन का रिलीफ मिल गया है। यूरोपीय यूनियन ने PIA को 3 जुलाई तक परवाजें ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी है। सेक्रेटरी खारजा के यूरोपीय ममालिक के सफीरों से हंगामी राब्तों के बाद PIA को 3 जुलाई तक बरतानिया और यूरोप में उतरने और ओवरफ्लाइंग की इजाज़त दे दी गई है। वाज़ेह रहे कि पायलट्स के जाली लाइसेंस का मामला सामने आने के बाद मुख्तलिफ ममालिक से पाबंदियों का सामना है पाकिस्तानी एयरलाइन को। इसी बारे में तफसीलात जान लेंगे। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर अब्बास, ये 3 दिन का रिलीफ मिला है सिर्फ? हाँ जी बिल्कुल, देखें इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान की जो काविशों, यूरोपीय यूनियन ने PIA को 3 जुलाई तक ऑपरेट करने की इजाज़त दे दी है। सेक्रेटरी खारजा का हंगामी तौर पर तमाम यूरोपीय ममालिक के सफीरों से रब्ता हुआ है, जिसके बाद PIA को 3 जुलाई बरतानिया और यूरोप उतरने और ओवरफ्लाइंग की ताहुकम सानी इजाज़त मिल गई है। PIA इंतजामिया, वजारत खारजा और पाकिस्तान के सफीर मुसलसल जो है हुकाम जो इनके राब्ते में है, जबकि इस हवाले से जो PIA की इस्लामाबाद पर लंदन वापसी की परवाजें PK 785 और 786 मामूल के मुताबिक ऑपरेट होंगी, जबकि दीगर परवाजों का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। तर्जुमान PIA का ये कहना है। जी ठीक है समर अब्बास, बहुत शुक्रिया, इस बारे में अपडेट कर रहे थे। अवाम और अपोजिशन का दबाव काम आने लगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम डिवीज़न और वजारत ख़जाना को हिदायत जारी की हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। अवाम और अपोजिशन का दबाव काम आने लगा है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने पर गौर भी शुरू कर दिया है। वज़ीर आज़म ऑफिस के ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम डिवीज़न और वजारत ख़जाना को हिदायत भी जारी कर दी हैं, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान है। अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं। अवैस कयानी, ये फैसला कब तक मुतवक्के है? देखें, इसमें सबसे अहम चीज़ है जो हमारे मोतबर ज़राए बता रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को हदायत कर दी गई है और उस वक्त वो वर्किंग पेपर तैयार कर रहे हैं, लेकिन अब से कुछ देर पहले हमें बताया गया है कि आज रात ये फैसला होना था लेकिन नहीं हो सका। अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कल एक दफ़ा फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ब्रीफिंग दी जाएगी, क्योंकि लेवी और GST की मद में जो है ये कमी की जाएगी और 10 रुपये फ़ी लीटर तक जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान है। लेकिन हतमी फैसला वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की मंजूरी के बाद दिया जाएगा। उनकी तरफ से हदायत की गई है कि इस पर वर्किंग स्टार्ट की जाए और फाइनेंस मिनिस्ट्री इस पर वर्किंग कर रही है। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि हमारे जो ज़राए बता रहे हैं कि अगले 15 दिनों बाद फिर से ठीक है, दोबारा से रिव्यू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया वैस कयानी अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की अदम मौजूदगी में कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब किया। कहा, -1 हो भी गया तो कोई नया भी इनको नहीं छोड़ेगा। कभी ये नहीं कहा कि कुर्सी बहुत मजबूत है, हुकूमत नहीं जा सकती। जब तक नजरिए पर खड़े हैं हुकूमत को कोई गिरा नहीं सकता। कभी कुर्सी छोड़ने से नहीं घबराया। इमरान के ऊपर प्रेशर डलवा के किसी तरह -1 करवा के ये बच जाएंगे। इन्हें नहीं पता कि ये -1 हो भी गया तो बाकी भी कोई इनको नहीं छोड़ेगा इंशाल्लाह। मैंने ये नहीं कहा कि हमारी गवर्नमेंट नहीं जाने वाली, या मैंने ये नहीं कहा जिस तरह कभी को कह जी कुर्सी बड़ी मजबूत है। कोई मजबूत नहीं होता, अल्लाह के ऊपर होता है। आप आज हैं कल नहीं है। मेरे यंग पार्लियामेंटेरियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आपको अपनी कुर्सी छोड़ने से घबराना नहीं चाहिए। कुर्सी आने जाने की चीज़। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जुल्म किया है ये 30 साल की पॉलिटिक्स में, इन्होंने हमारी मोरालिटी ख़त्म कर दी, इन्होंने हमारी अखलाकियात ख़त्म कर दी। और मैं इस आदमी की अब बात करता हूँ जो यहाँ अपने आप को डेमोक्रेट कहता है। यहाँ नवाज शरीफ तकरीर कर रहा था, ये इधर बैठा हुआ था। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में कहता है ये हैं वो दस्तावेजात जो बताएंगे कि लंदन के फ्लैट्स किधर से खरीदे गए, पैनामा में पकड़े गए, इनके नाम आ गया इनका, उससे पहले तो मानते नहीं थे। -1 का लफ्ज वजीर आज़म इमरान खान की जबान पर क्यों आया? सीनियर तज्जियाकार हामिद मीर कहते हैं कि वजीर आज़म समझ गए हैं कि उनके लिए एतमाद का वोट लेना मुश्किल है। तहरीक इंसाफ के अंदर भी इमरान खान के माइनस होने की सूरत में 3-4 ऑप्शंस पर बात हो रही है।
ہے اس نے پورا زور لگایا کہ وہ دنیا کو دکھائے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس سمپل میجورٹی ہے، لیکن وزیر اعظم کو سمپل میجورٹی ملتی ہے 172 ووٹوں پہ، تو 172 ووٹ پورے نہیں ہوئے. تو یہ عمران خان صاحب کے لیے نا ایک بہت بڑی انڈیکیشن تھی کہ وہ 172 ووٹ پورے نہیں کر سکے. یہ ٹارگٹ دیا گیا تھا، مجھے بجٹ میں تو 160 ووٹ مل گئے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ ووٹ مزید کم ہونے والے ہیں، اور کلیئر انڈیکیشن ہے ان کے لیے کہ ان کی قومی اسمبلی میں جو سمپل میجورٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور اپوزیشن مطالبہ کر رہی ہے کہ وزیر اعظم اب اعتماد کا ووٹ لیں، جو کہ ان کے لیے کافی مشکل ہے. تو اس لیے اب وزیر اعظم جو ہے وہ کہہ رہے ہیں -1 ہو جائے گا. کوشش کی جا رہی ہے، جو ہمارے جو مختلف جو سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر اب اس پر ایک ڈسکشن ہو رہی ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ منظر سے ہٹتے ہیں تو ان کی جگہ کیا تحریک انصاف کا کوئی نیا بندہ آ سکتا ہے، اور اس سلسلے میں 3-4 نام انڈر ڈسکشن ہیں. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جو کابینہ کا پچھلا اجلاس تھا اس میں ایک وزیر جو ہیں فیصل واٹا صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں اس کابینہ میں کچھ لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم بننے کے لیے لابنگ کر رہے ہیں. اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ تمام اتحادی ایک پیج پر ہیں، اختلافات کی افواہیں اڑانے والے ناکام ہوں گے. ہمارا اتحاد عوامی مسائل کے لیے ہے جو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا. پنجاب اور مرکز میں تبدیلی کا خواب دیکھنے والوں کو کبھی تعبیر نہیں ملے گی. پنجاب کا بجٹ منظور ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب اور تمام اتحادی جماعتوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. کاف لیگ نے بطور اتحادی بجٹ کی منظوری میں مرکز اور پنجاب میں بھرپور حصہ لیا. گورنر پنجاب چودھری سرور کہتے ہیں کہ جتنے اختیارات عمران خان نے عثمان بزدار کو دیے ہیں وہ کبھی نواز شریف نے شہباز شریف کو بھی نہیں دیے. وہ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ گورنر بھی ایک پاور سینٹر ہے. دیکھیں کسی بھی صوبے کا جو چلانا ہے وہ وزیر اعلیٰ نے چلانا ہے، اکاؤنٹیبل بھی وہ ہے اور اختیار بھی اسی کے پاس ہونا چاہیے. میں تو اس چیز کے حق میں ہوں، اختیار جو ہیں وہ اس کے پاس ہونا چاہیے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنی پاور، میں گورنر پچھلی دفعہ بھی رہا ہوں، جتنی پاور عمران خان نے عثمان بزدار کو دی ہے اتنی پاور نواز شریف نے شہباز شریف کو نہیں دی ہوتی. وفاق اور سندھ سرکار میں ود ہولڈنگ ٹیکس کے معاملے پر ٹھن گئی. وفاق نے 8 ارب کی غیر قانونی کٹوتی کیوں کی؟ سندھ نے آج سے ود ہولڈنگ ٹیکس وصول نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اسی بارے میں کراچی سے آزاد نوڑیوں کی رپورٹ دیکھتے ہیں. وفاقی اور سندھ حکومت ود ہولڈنگ ٹیکس میں کٹوتی کے معاملے پر آمنے سامنے. سندھ حکومت نے وفاقی ود ہولڈنگ ٹیکس جمع نہ کرانے کا باضابطہ حکم نامہ جاری کر دیا. محکمہ ایکسائز سندھ نے کمشنر ان لینڈر ریونیو کو خط ارسال کر دیا. 1 جولائی سے سندھ حکومت نے وفاق کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس جمع نہ کرنے کا اعلان کر دیا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں 2016 اور 18 میں گاڑیوں کی غلط رجسٹریشن ظاہر کر کے FBR نے سندھ کے خزانے میں 8 ارب کی کٹوتی کی. ود ہولڈنگ ٹیکس وصول کرنے کا اختیار صوبے نہیں وفاق کے پاس ہے. نواز شریف، شاہد خاقان عباسی اور عمران خان نے کٹوتی کی، رقم واپس کرنے کا یقین دلایا، لیکن FBR افسر معاملے پر ٹال مٹول کر رہے ہیں. ملک میں نئے مالی سال کا آغاز 1 جولائی سے ہوگا. کیمرامین محمد عاقب کے ساتھ آزاد نیڈیو 24 نیوز کراچی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت اور ٹول ٹیکس میں اضافے کے بعد کراچی کے ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا. ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ کرایہ نہ بڑھا یا تو مالی نقصان کا سامنا کرنا ہوگا. ظفر سومرو کی رپورٹ دیکھیے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت اور ٹول ٹیکس میں اضافے کے بعد کراچی کے ٹرانسپورٹر بھی میدان میں آ گئے. گڈز ٹرانسپورٹر اور بین الصوبائی ٹرانسپورٹ نے کرایوں میں اضافے کا فیصلہ کر لیا، جس کا باقاعدہ اعلان جلد کیا جائے گا. ٹرانسپورٹر کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں 25 روپے اضافہ کیا گیا. ہم بھی کرایوں میں 20 سے 25% تک اضافہ کریں گے. ٹرانسپورٹر کا کہنا تھا کہ ابھی ہم لاک ڈاؤن سے ہونے والے نقصان کے اثرات سے نہیں نکلے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا دی. تقریباً یہ 20-25% تو کرایہ بڑھیں گے. اس سے تو ہے ہی نہیں. 25 روپے ڈیزل بڑھا ہے تو اس سے کم تو ہمیں وارہ بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وفاق نے جو نا موٹر وے پہ ٹول پلازے بھی ٹول ٹیکس بھی بڑھا دیا ہے. یہ کبھی ہم نے تاریخ میں بھی نہیں دیکھا کہ ایک دن میں 25 روپے بڑھا دیا جائے.
اس سے ہم ابھی تک ایکسل لوڈ کے مسئلے سے نہیں نکلے، پھر ہم لوگ ابھی تک یہ لاک ڈاؤن جو کرونا وائرس کا آیا اس سے نہیں نکلے، اوپر سے یہ ڈیزل کا ایشو اور ہم پر آ گیا۔ کراچی کے ٹرانسپورٹر کا موقف ہے کہ حکومتی SOPs کے تحت پہلے ہی مسافر کم بٹھا رہے ہیں، ٹیکس بھی بڑھے، پیٹرولیم مصنوعات بھی مہنگی ہو گئی، کرایہ نہ بڑھا تو گھر کے چولہے ٹھنڈے پڑ جائیں گے۔ ظفر سمرو، 24 نیوز کراچی۔ بلوچستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 15 روز کی توسیع کر دی گئی ہے۔ شادی ہال، سینما، فارم ہاؤسز، پکنک پوائنٹ، سپورٹس کمپلیکس پر پابندی برقرار رہے گی۔ تمام دکانیں اور مارکیٹیں ہفتے سے جمعرات صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی، جبکہ جمعے کو مارکیٹیں، بازار اور شاپنگ پلازے مکمل طور پر بند رہیں گے۔ تعلیمی ادارے وفاقی حکومت کے فیصلے کے مطابق 15 جولائی تک بند رہیں گے۔ بلوچستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 15 روز کی توسیع کی گئی ہے، جبکہ شادی ہال، سینما گھر، فارم ہاؤسز، پکنک پوائنٹ، سپورٹس کمپلیکس پر پابندی برقرار رہے گی۔ تمام دکانیں اور مارکیٹیں ہفتے سے جمعرات صبح 9 سے شام 7 بجے تک کھلی رہیں گی۔ لاہور کے پوش علاقوں اور اندرون شہر لاک ڈاؤن مزید 3 روز تک برقرار رہے گا، جبکہ 17 جون سے شہر کے 61 علاقوں میں لگایا جانے والا لاک ڈاؤن رات 12 بجے ختم کر دیا گیا۔ جن علاقوں میں لاک ڈاؤن رہے گا ان میں ماڈل ٹاؤن، گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، فیصل ٹاؤن، گلچن راوی اور اندرون شہر شامل ہیں۔ لاہور کے پوش علاقوں اور اندرون شہر لاک ڈاؤن مزید 3 روز تک برقرار رہے گا۔ کراچی کے شہری کے الیکٹرک کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے بلبلا اٹھے۔ 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے باوجود بلوں میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ کورنگی میں لوڈ شیڈنگ کی کیا صورتحال ہے، جان لیتے ہیں۔ محمد علی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی بتائے گا یہاں پر کیا صورتحال ہے لوڈ شیڈنگ کی؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کورنگی میں۔ کے الیکٹرک کی طرف سے اس وقت غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ یہاں پہ کی گئی ہے، اور روزانہ کا یہ معمول ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ 1 سے 1.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے تک جو ہے وہ یہ لائٹ بند کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت یہاں کے علاقہ مقیم موجود ہیں، جانتے ہیں ان سے کہ اس وقت یہ کیا صورتحال ہے اور بل جو ہے وہ ان کے پاس کے الیکٹرک کی طرف سے کس طریقے سے آ رہے ہیں۔ جو اعلانیہ ہے وہ 3 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور جو غیر اعلانیہ ہے وہ آپ کی کم از کم 8 سے 9 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ مستقل یہاں ہو رہی ہے۔ اور ایک تو یونٹس بڑھا دیے ہیں، اوپر سے یہ لوگ لوڈ شیڈنگ مستقل برابر کر رہے ہیں۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے، اور یہ اس کا دورانیہ کتنا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے یہ غیر اعلانیہ ہے، کوئی 3 گھنٹے کی نہیں جا رہی، غیر اعلانیہ جو جاتی ہے وہ کم از کم 8 گھنٹے کی۔ جی جیسے شہری نے بتایا کہ یہاں پہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی جو ہے وہ کم سے کم 8 سے 10 گھنٹے کی ہو رہی ہے، جو اعلانیہ 3 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ اور سلسلہ اس وقت یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ متوسط طبقے کے لوگ آباد ہیں، اور بہت زیادہ کنجسٹڈ ایریا ہے یہ یہاں پہ، اور سلسلہ یہ ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ بہت شکریہ آپ کا۔ بزرگ کشمیری رہنما سید علی گیلانی کا کہنا ہے کہ بھارتی میڈیا اور بے ضمیر لوگوں کے جھوٹے پروپیگنڈا کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ حریت کانفرنس چھوڑی ہے، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوا۔ کہتے ہیں آزادی کشمیر کی کوششیں میرے خون میں رچی بسی ہیں، دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو ہزاروں شہیدوں کے مقصد کی حفاظت سے روک سکے۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ بھی دیا کہ فرما دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ ڈی جی رینجر سندھ کی زیر صدارت امن و امان کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی، کمشنر کراچی سمیت حساس اداروں کے اعلیٰ افسروں نے اس میں شرکت کی۔ ڈی جی رینجرز کا کہنا تھا کہ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جائیں گے۔ اجلاس میں دہشتگردانہ حملوں میں تمام فورسز کے جوانوں کے کردار کی تعریف کی۔ 52 سالہ خدا یار بھی اسٹاک ایکسچینج حملے میں جامع شہادت نوش کرنے والوں میں شامل ہے، تاہم شہید کے جنازے میں کسی شخص نے شرکت نہیں کی۔ اہل محلہ نے شہید کو قومی اعزاز دیے جانے کی اپیل کر دی۔ اسی حوالے سے بتائیں گے محمد کامران۔ جی کامران۔ جی بالکل، اس وقت ہم کراچی کے علاقے مومن آباد میں موجود ہیں، جہاں پہ 52 سالہ جو خدایار ہیں جنہوں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو ایک دہشت گردی کا جو ایک حملہ تھا چند ہی منٹوں میں ناکام بنانے میں جو جان باز سپاہی تھے، ان میں خدایار بھی اس میں موجود تھے۔ دہشت گردوں کے خلاف جو لڑائی تھی اس میں
लड़ते हुए वो जाम शहादत नोश किया। इस वक्त हम खुदायार साहब के इलाके में मौजूद हैं, उनके जो बेटे हैं उज़ैर, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देखो, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है क्योंकि हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना शहादत की मौत वो किसी किसी को नसीब फरमाता है। तकलीफ़ दुख भी है कि वो हमारे साथ नहीं रहे, ना उसका साया हमारे सर पे रह गया। असल में ये जो सानिया हुआ है कल पाकिस्तान एक्सचेंज पे, तो ये बहुत बड़ा सानिया है और इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें इसी सानिया के ऊपर जमी हुई है। और दुख इस बात पे सिर्फ हो रहा है कि तो ये जो कल जनाजा था खुदायार ख़ान का, तो जनाजे में कोई भी आला सतह पे कोई भी हुक्मरान शिरकत नहीं करने आया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा, आपने सुना, खुदायार ने तो अपनी जो ज़िंदगी है वो अपने कौम के लिए दहशतगर्दों के साथ जो जंग है उसके ख़िलाफ़ लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी। जो अहले मोहल्ला है उनका ये मुतालबा है कि खुदायार को कौमी एजाज़ से नवाजा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची हमले में शहीद इफ्तिखार वाहिद के घर में कोहराम बरपा है क्योंकि वो घर का वाहिद कफील थे। शहीद का एक बेटा माजूर जबकि दूसरा दिल का मरीज है। इसी बारे में मानिया शकील की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर होने वाले दहशतगर्दी के हमले को नाकाम बनाने वाले 4 जाबाजों ने अपनी जान निसार कर दी, जिनमें एक सिक्योरिटी गार्ड इफ्तिखार वाहिद भी था। शहीद इफ्तिखार वाहिद अपने घर के वाहिद कफील थे। उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें बड़ा बेटा माजूरी का शिकार है जबकि दूसरा बेटा दिल के आर्जे में मुब्तला है। मेरे वालिद साहब स्टॉक एक्सचेंज में काम करते थे, वही हमारे एक ही जरिया थे कमाने के। उनको 10 साल हो गए तकरीबन नौकरी करते हुए। वही इनकी जो सैलरी होती थी उसमें हमारे अखराजात, घर के अखराजात वगैरह चलते थे। हमारी जितने भी जो हाल वगैरह जो भी थे, हमारी खुद की जो मजदूर में खुद एक टांग से मजदूरी वगैरह नहीं कर सकता। जिन्होंने भी मेरे अब्बू को शहीद किया है, बस उनसे दरख्वास्त है कि आज के बाद किसी के मतलब कि वो ना करे। शहीद इफ्तिखार वाहिद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कैमरामैन अथर अब्बास के हमरा मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके ज़िया कॉलोनी के घर में होने वाली डकैती का ड्रॉप सीन हो गया। बहन ने भाई का कर्ज उतारने के लिए अपने ही घर में डकैती का ड्रामा रचाया, जिसने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया है कि मैं आ रहा हूँ, तुम पैसे और जेवर दे देना। मैंने पैसे और जेवर दे दिया है। मेरे भाई ने बोला कि मेरे जाने के बाद तुम शोर शराबा करना, वरना डाकू है। और बाहर से ताला लगा कर चले गए। फिर मैंने क्या कहते हैं बाहर तुम जब चले गए तो मैंने शोर शराबा किए। फिर क्या हुआ? फिर मेरी जिठानी ने बाहर से दरवाज़ा खोला, मैंने शोर शराबा किया। फिर मेरे शोहर आया तो मेरे शोहर ने 15 में फ़ोन करके मेरे शोहर को बुलाया। आपके भाई ने ऐसा क्यों किया? मेरे भाई कर्जदार हो गए थे, उनको कर्जा देना था। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज ने मुश्तरका यादगारी पोस्टल टिकट जारी कर दिए। इफ्तिताही तकरीब ANF हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुनक्किद हुई। इस मौके पर DG ANF ने पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज की काविशों की तारीफ की। मेजर जनरल मोहम्मद आरिफ मलिक का कहना था कि यादगारी टिकट मनशियात के खिलाफ आगाही में मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर अहम संगे मील साबित होगा। एंटी नार्कोटिक्स फोर्स और पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज ने मुश्तरका यादगारी पोस्टल टिकट जारी कर दिए हैं। शेखुपुरा पुलिस लाइन में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। DPO शेखुपुरा गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने एडिशनल SP आमिर खान नियाजी के हमरा अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई के लिए उन्हें इनामात से नवाजा। तकरीब में मुख्तलिफ थानों के इंस्पेक्टर समेत 250 पुलिस एहलकारों को तारीफी सर्टिफिकेट और 5 लाख रुपए से ज़्यादा रकम बतौर इनाम तकसीम की गई। गाजी मोहम्मद सलाहुद्दीन ने एहलकारों से खिताब करते हुए कहा कि अपने फ़राज़ मनसबी ईमानदारी से अदा करें, आपकी हौसला अफजाई की जाएगी। चूनिया थाना सिटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैनुल अज़लाई डकैत गैंग के सरगना यूनस उर्फ कबूतरी को 3 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक डकैत गैंग लाहौर, फैसलाबाद, पाकपतन और जिला कसूर में वारदातें करता था। डाकों से मोटरसाइकिल, रिक्शा, 22 तोले जेवरात, 16 लाख से ज़ायद नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया है। SHO यासिर अली ने कहा कि डाकों से 43 लाख से ज़ायद का मशरूका सामान भी बरामद कर लिया गया है। DPO कसूर SP मलिक अवैस ने SHO यासिर अली और पुलिस टीम को नकद इनाम देने का ऐलान किया है। असासाजात डिक्लेरेशन स्कीम की मुद्दत खत्म हो गई। तर्जुमान FPR के मुताबिक टैक्स एमनेस्टी स्कीम से FPR को 64 अरब रुपए मिल सके। अब स्कीम से फायदा न उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। FPR के मुताबिक स्कीम से फायदा न उठाने वालों से जुर्माना वसूल होगा, जायदाद अकाउंट्स जब्त होंगे।
असातिज़ा डिक्लेरेशन स्कीम की मुद्दत खत्म हो गई है। तर्जुमान FBR के मुताबिक टैक्स एमनेस्टी स्कीम से FBR को 64 अरब रुपए मिल सके। अब स्कीम से फ़ायदा ना उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। FBR एक बार फिर टैक्स हदफ हासिल ना कर सका। असल हदफ के मुकाबले में टैक्स शॉर्टफॉल 1500 अरब रुपए रहा। इसी बारे में वकास अजीम की रिपोर्ट देखते हैं। FBR टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। रवा माली साल के बजट में FBR का टैक्स हदफ 5550 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था। पहली छमाही के बाद FBR का टैक्स टारगेट कम करके 4800 अरब रुपए किया गया। कोरोना लॉकडाउन के बाद हदफ मजीद कम करके 3908 अरब रुपए मुकर्रर कर दिया गया था। असल हदफ के मुकाबले में टैक्स शॉर्टफॉल 1500 अरब रुपए से ज्यादा रहा। FBR की टैक्स वसूलियाँ माली साल की दूसरी छमाही के बाद कम होने लगी। जब चेयरमैन FBR शब्बर ज़दी तवील रुखसत पर चले गए, FBR की सरबराही ग्रेड 22 की अफसर नौशीन जावेद अमजद के सुपुर्द कर दी गई। माली साल की तीसरी छमाही के इख्तिताम पर मुल्क में कोरोना वबा फूट पड़ी। लॉकडाउन के बायस FBR को वसूलियों में 800 अरब रुपए की कमी का सामना करना पड़ा। तर्जमान FBR डॉक्टर हामिद अतीक सरवर का कहना है कि टैक्स वसूलियाँ नजरसानी शुदा हदफ के मुकाबले में 50 अरब रुपए ज्यादा रही। FBR ने 3907 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 3957 अरब रुपए टैक्स जमा किया। वकास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल और रावलपिंडी बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में नर्सेज अलाउंस और मुतालबात मंजूर न होने पर सरापा एहतजाज बन गई। पिम्स हॉस्पिटल में नर्सेज ने हॉस्पिटल के अंदर ही एहतजाज किया। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी नर्सों की हिमायत का ऐलान कर दिया। जुड़वा शहर में सरकारी अस्पतालों में कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ इंतजामिया का नारवा सलूक। नर्सेज ने अलाउंस की मंजूरी और इंतजामिया की जानिब से मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। पिम्स अस्पताल के अकाउंट डिपार्टमेंट ने नर्सों के अलाउंस रोक दिए। अलाउंस रोके जाने पर स्टूडेंट्स नर्सेज सरापा एहतजाज बन गयी। ना तो हमें स्टाइपेंड मिल रहा है, जो हमें अलाउंसेज है वो नहीं मिल रहे। जब हमारे एक टीचर ने हमारे हक के लिए आवाज उठाई तो उसकी आवाज को दबाया गया और उसे सस्पेंड किया गया। हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये अपने राइट के लिए जो ना फाइट कर रही हैं। इनका जो स्टाइपेंड है वो काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है और जब इनका स्टाइपेंड AGPR ने रिलीज़ किया है तो हमारी करप्ट इंतजामिया, करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये अकाउंट्स वाले उनको दे नहीं रहे। कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस रावलपिंडी बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल में भी नर्सेज ने ड्यूटी रोस्टर्स, इजाफी ड्यूटियां और छुट्टियों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज किया। नर्सेज ने इल्जाम आयद किया कि मुतालबात पर अस्पताल इंतजामिया की जानिब से हिरासा किया जा रहा है। हमें यहाँ पे पूरा महीना लगातार ड्यूटी करवाई जाती है और हमें रिलीविंग नहीं दिया जाता। हम ड्यूटी करते हैं, ठीक है, हमारा राइट है, लेकिन हमें रेस्ट की भी जरूरत है जो हमें नहीं दिया जाता। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने पिम्स अस्पताल में नर्सेज के एहतजाज की हिमायत का ऐलान कर दिया है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि नर्सेज के वजीफे में इजाफा और अदायगी के लिए तरीकाकार वज़ा किया जाए। पाक फौज में नई तारीख रकम कर दी गई। पहली बार एक खातून निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर सर्जन जनरल पाक फौज तैनात कर दिया गया। इसी बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की मेडिकल कोर से वाबस्ता मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी है। ISPR के तर्जुमान के मुताबिक निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून अफसर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी भी तैनात कर दिया गया है। इस तरह वो पाक फौज की तारीख में पहली 3 स्टार ऑफिसर होने के साथ साथ सर्जन जनरल के ओहदे पर काम करने वाली पहली खातून अफसर भी बन गई है। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के जिला स्वाबी के इलाके पंचपीर से है। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर इस वक्त कमांडेंट मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी के ओहदे पर काम कर रही हैं।